नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगे हो, लेकिन उसकी यह 3 बातें बिना विचारे नहीं मानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक वृक्ष पर नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी का जोड़ा रहा करता था। नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। दोनों आंख मूंदकर एक दूसरे पर भरोसा करते थे। दोनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता है और नीलकंठ की पत्नी गर्भ धारण करती है। अब तो संतान आने की खुशी में नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी बड़े प्रसन्न थे और अपनी आने वाली संतान के सपने देख रहे थे। प्रिय दर्शकों, परंतु नीलकंठ की पत्नी की खुशी को देख करके उनका मित्र कौवा बहुत जलता था। वह नीलकंठ और उनकी पत्नी को दुखी देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी संतान का सुख भोगे। तभी कौवा एक योजना बनाता है। वह अगले दिन नीलकंठ की पत्नी के घोंसले में जाता है और नीलकंठ की पत्नी से कहता है कि बहन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि ये जो तुम्हारी आने वाली संतान है, यह तुम्हें बहुत कष्ट देगी और इस संतान के कारण तुम्हारे पति नीलकंठ की मृत्यु भी हो सकती है। अब कौवा की ऐसी बात सुनकर नीलकंठ की पत्नी कुछ घबरा जाती है। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि यह कौवा भाई, अपने पति को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि बहन, अगर तुम्हारी और तुम्हारे पति नीलकंठ की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस संतान के जन्म लेने से पहले अपने अंडे को नष्ट करना होगा। तुम अपने अंडे को ले जाकर किसी नदी या नाले में गिरा देना, तभी तुम और तुम्हारे पति नीलकंठ सुरक्षित रहोगे। प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ की पत्नी गहरी सोच में डूब जाती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। नीलकंठ की पत्नी सोचती है कि मेरी खुशी पल भर में दुख में बदल गई। प्रिय दर्शकों, अब शाम के समय जब नीलकंठ दाना पानी लेकर अपने घोंसले में लौटता है तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है कि पिया जी, हमें अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही उसे मारना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए सुख देने वाली संतान नहीं है। अब नीलकंठ कहता है कि प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसा कह रही हो? तब नीलकंठ की पत्नी बताती है कि पिया जी, आज हमारा मित्र कौवा आया था और उसने हमें बताया है कि हमारी संतान हमें दुख देगी और उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ समझाता है कि हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसी की भी बातों में इस प्रकार नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इसके माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा कि चाहे कितना भी सगा हो, लेकिन मनुष्य को किसी की इन 3 बातों पर कभी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ अपनी कहानी प्रारंभ करता है। नीलकंठ कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। गंगापुरी में राजा तेज प्रताप राज करता था। राजा तेज प्रताप की 3 सुंदर रानियां थी। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी बड़े ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म में और पति की सेवा में ही उसका पूरा समय निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियों थी, उनमें एक का नाम था रूपवती और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था चंद्रप्रभा। वह दोनों अभी जवान और बहुत सुंदर थी। बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने रूपवती से विवाह किया और रूपवती से भी जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा तेज प्रताप ने चंद्रप्रभा से विवाह किया। प्रिय दर्शकों, 3 विवाह करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी कि पुत्र की कामना से 3 विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब करके देख लिए, परंतु अभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय, इस संसार का एक नियम है, यहां आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रहा है। चाहे उसके जीवन में किसी बात का दुख हो, जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या भिखारी, दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना पड़ता है। संतान न होने के कारण
सारे ऐशो आराम होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश निराश रहता था। उसके मन से यह चिंता निकाले नहीं निकलती थी कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। प्रिय दर्शकों, राजा तेज प्रताप अपनी बड़ी रानी राजलक्ष्मी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी राजलक्ष्मी तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा साहब किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी राजलक्ष्मी से सलाह जरूर लेते थे और बड़ी रानी भी अपने राजा को उसके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी और यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले आए, उसे हिम्मत और दिलासा दे। राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी राजलक्ष्मी को उसके अच्छे गुणों के कारण उसे अधिक सम्मान देते थे तो यह देख देख कर उनकी दोनों छोटी रानियों की छाती जलती रहती थी, जबकि राजा तेज प्रताप उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा तेज प्रताप अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वह दोनों छोटी रानियां जल उठती थीं। वह मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कोसती रहती थी और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी जिससे राजा तेज प्रताप की नजरों में रानी सावित्री गिर जाए। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय, जब तक किसी को ऊपर वाला नहीं गिराता तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानियों रूपवती और चंद्रप्रभा राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वह बड़ी रानी सावित्री से कितना ज्यादा प्रेम करती है। सावित्री रोज सवेरे स्नान ध्यान करके और भगवान शिव की आराधना करती थी और हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी, उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। प्रिय दर्शकों, इधर राजा की जो छोटी रानियां थीं, वह पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थी। न किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थी और न किसी अन्य बात का ध्यान रखती थी। उनका तो अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। प्रिय दर्शकों, इधर बड़ी रानी राजलक्ष्मी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रही तो रानी राजलक्ष्मी की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से जब रानी राजलक्ष्मी को गर्भ ठहर गया और यह खबर जब राजा को मिलती है तो वह खुशी से फूला नहीं समाता है। उसने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी राजलक्ष्मी ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनकी छाती पर सांप लौट गया। सोचने लगी, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की ओर बढ़ जाएगा, फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाए, फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, वह दोनों आपस में विचार करने लगी, कहने लगी, बहन अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी राजलक्ष्मी बाजी मार ले गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहे और हम दोनों दासी बनकर उसकी सेवा करेंगे, फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वह दोनों छोटी रानियां मरी जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और हमारी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद में छोटी रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, बहन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो हमारा जीवन तो नर्क बनकर रह जाएगा। राजा साहब तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं। राजलक्ष्मी की तो किस्मत चमक गई और हमारा भाग्य फूट गया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह दोनों रानी जलन के कारण मरी जा रही थी। चंद्रप्रभा बोली, बहन इससे पहले कि महाराज हमसे अपना मुंह भंग करे, हम अभी से अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ देख देख कर घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब रूपवती कहने लगी, बहन मायके जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, जरा विचार करो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक ना एक दिन तो फिर से यही आना है, इसी राजमहल में। इसीलिए मेरी बात समझो, यहीं रहकर हमें कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। तब चंद्रप्रभा बोली, बहन तू ही कोई तरकीब सोच। तब रूपवती कहती है, बहन ध्यान से सुनना, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अगर यह योजना काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और हम हमेशा महाराज की नजरों में उनकी प्रिय महारानी बनकर रहेंगे। तब चंद्रप्रभा पूछती है, बहन हमें भी बताओ,
वह कौन सी योजना है। तब रूपवती समझाती है कि अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को राज्य से निकलवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों रानियों ने मिलकर बड़ी रानी राजलक्ष्मी को राज्य से निकालने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राज्य पंडित को अपने महलों में बुलवाया। राज्य पंडित जब उनके महलों में आए तो उन दोनों रानियों ने राज्य पंडित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राज्य पंडित एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए पूछते हैं, हे रानियों, क्या यह सारा भोजन हमारे लिए बनवाया है? दोनों रानियों ने कहा, हाँ महाराज, यह भोजन आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर उन पर हवा करने लगती हैं। पंडित जी सोचने लगे, इतनी सेवा खातिर करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद काट देते हैं। खैर जो भी होगा, पहले भोजन करते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं किया है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, हे रानियों, इतनी सेवा सत्कार करने का क्या? अब मैं कारण जान सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, राज्य पंडित के पूछने पर छोटी रानी चंद्रप्रभा उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। ये राज्य पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उसे राज्य से निकलवाना है। प्रिय दर्शकों, उनकी योजना सुनकर पंडित जी के हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। चेहरे पर पसीना आ जाता है। भय से हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रानियों, मुझे क्षमा कर देना। मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और यह खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूँ? यह घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने यह पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मारी जाओगी। इसीलिए रानियों, आप मुझे माफ कर दो। मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, जब पंडित जी उठकर चलने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात तो बिगड़ रही है। तब दोनों ने हाथ पकड़कर पंडित जी को फिर से बैठा लिया और बोली, हे पंडित जी, यदि आपने हमारा यह काम कर दिया तो हम आपको मुंह मांगा धन देंगे। आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी, तब भी धन दौलत खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला पंडित जी के आगे रख दिया। सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी ही रह गई। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय, राज्य पंडित के मन में वह धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पंडित जी सोचने लगे कि इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानियां कहने लगी, पंडित जी, आपको महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हो। इस प्रकार से पंडित जो था वह लालच में फंस गया और उन सोने के सिक्कों को लेकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। लोभ ने पंडित की बुद्धि हर ली थी। सारा धर्म ज्ञान धरा का धरा रह गया। धन लेकर पंडित अपने घर चला गया और अगले दिन राजा के पास पहुंचा। राज्य पंडित ने अपने चेहरे को उदास सा बना लिया और उदास सा चेहरा लेकर वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने पंडित को अत्यंत चिंतित देखकर पंडित से पूछा कि आप किस बात के कारण उदास हो। तब पंडित जी मुंह बनाते हुए बड़े ही उदास स्वर में कहते हैं, हे महाराज, क्या बताऊं, चिंता की कुछ ऐसी बात है, भला होने को कौन टाल सकता है। राजा पूछने लगे हैं, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों चिंता करते हो? कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो भी ठीक होता, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोचकर मुझे पूरी रात्रि भर नींद नहीं आई है। राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है तो राजा बड़ा हैरान हुआ और ऊंचे स्वर में एकदम राज्य पंडित से पूछने लगा, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतनी चिंतित कर रही है? कृपया मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तब पंडित जी कहने लगे, हे राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। काल का समय आने वाला है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा
क्या कह रहे हो? क्या कोई हमारा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? राज्य पंडित कहने लगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राजा तेज प्रताप कहने लगा। अरे फिर कौन सी बात है? तब राज्य पंडित कहता है, हे महाराज, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके किसी शत्रु से नहीं, आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। हे महाराज, आपकी बड़ी रानी राजलक्ष्मी की कोख में जो पुत्र पल रहा है, वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण है। वह पुत्र आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखोगे, तो उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राज्य के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हे महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय। राज्य पंडित की बात सुनकर राजा ने लंबी सांस ली और बोला, हे राज्य पंडित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूं। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जो यह दोनों बातें हो सके? तब राज्य पंडित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, राज्य पंडित जी, आप तो बस उपाय बताइए, करना और ना करना तो मेरे हाथ में है। तब राज्य पंडित रानी राजलक्ष्मी को राज्य से बाहर निकालने के लिए झूठा उपाय बताता है कि महाराज, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी राजलक्ष्मी का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हैं, तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए रानी को इसी समय राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेंगी वह सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देगी। प्रिय दर्शकों, राजा जो था वह अपने राज्य पंडित के ऊपर बहुत विश्वास करता था। उसने सोचा, पंडित जी जो कह रहा है वही ठीक है। उसने एक बार भी राज्य पंडित पर संदेह नहीं किया कि पंडित जी जो कह रहा है वह उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। राज्य पंडित की बात को राजा तेज प्रताप ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी राजलक्ष्मी को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा तेज प्रताप ने अपनी रानी राजलक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां को अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करने चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान भजन करें। राजा और कहता है कि चलिए हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों पर घूम कर आते हैं। प्रिय दर्शकों, वह भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वह तीर्थों की कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मेरा 8वां महीना चल रहा है, इस हालत में आप मुझे कहां ले जाओगे? मैं महल में ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वह तो राज्य पंडित की बातों से पूरी तरह अंधा हो गया था। रानी ने कहा, चलो, जब मेरे पतिदेव मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी राजलक्ष्मी राजा के साथ जाने लगी। अब अगले दिन राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकलते हैं और कई राज्यों तक तो राजा रानी को रथ में बैठाकर ले गया और जब घना जंगल आया तो राजा रानी को पैदल पैदल ले जाने लगा। प्रिय दर्शकों, उस घने जंगल में राजा राजलक्ष्मी जब पहुंची तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूं। यही किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूं, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, प्रिय, ठीक है, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास में ही बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार रानी राजलक्ष्मी अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। रानी पहले से हारी थकी तो थी ही, इसीलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा तेज प्रताप ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के पास रखकर वहां से चला आया। कुछ समय बाद रानी जब नींद से जागी तो रानी ने अपने पास अपने पति को नहीं पाया, तो वह एकदम से डर के मारे घबरा गई। उसने अपने पास रखे एक कागज को पढ़ा तो पढ़ते ही उसके आंसू निकल आए। कागज में लिखा था, हे मेरी प्यारी रानी, मुझे क्षमा कर देना, किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजा तेज प्रताप का वह खत पढ़कर रानी राजलक्ष्मी गहरे शोक में डूब जाती है और अपने पति का नाम ले लेकर उस जंगल में रोती चिल्लाती घूमती रहती है।
लेकिन राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वह दुखी उसी हालत में कई घंटे इधर उधर भटकती रहती है। उसके दुख का वर्णन करना भी मुश्किल है। रानी बार बार यही प्रश्न कर रही थी कि आखिर मुझसे भूल क्या हो गई जो राजा साहब ने मुझे त्याग दिया। लेकिन उसके प्रश्न का कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। उस लाचार रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी, पर उसके पेट में जो बालक पल रहा था उसकी चिंता बहुत अधिक थी। अगर वह अकेली होती तो कहीं अपने प्राण त्याग देती, लेकिन जिस बालक ने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसकी हत्या कैसे कर सकती थी। वह 8 माह के गर्भ को साथ लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगी। पूरे दिन भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते वह एक साधु के आश्रम पर पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, उधर आश्रम के साधु ने देखा कि एक महिला जो गर्भवती है वह अकेली भटकती हुई उसके पास आई है। तो साधु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखियारी को भला इस जंगल में किसने अकेला छोड़ दिया। साधु जी ने उस दुखियारी को पानी पिलाया, उसे बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद उससे उसके अकेले भटकने का कारण पूछा। साधु के पूछने पर रानी राजलक्ष्मी ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर साधु जी को उस पर तरस आया। कहने लगे, पुत्री तुम चिंता मत करो, अब तुम सही जगह पर आ गई हो। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी जब तक मर्जी हो तब तक तुम इस आश्रम पर आराम से रहो। आज से और इस समय से अब मैं ही तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हारा दुख सुख में ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर राजलक्ष्मी को कुछ तसल्ली मिली और वह गर्भावस्था में उन्हीं साधु जी की कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय कुछ बीत गया तो रानी ने उन्हीं साधु जी के आश्रम पर अपने एक बच्चे को जन्म दिया। रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। साधु जी ने उस बालक का नाम भोला रख दिया। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय, अब बालक भोला अपनी मां और साधु जी की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा भी उसी आश्रम पर ही हुई थी। साधु जी ने ही उस बालक को पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया। धीरे धीरे भोला जब 18 वर्ष का हो गया, वह बालक से अब किशोर बन गया था। भोला के साथ के जो बच्चे थे वह उसे बिना मां बाप का अनाथ कहकर चढ़ाया करते थे। बालक भोला अपना पिता उन्हीं साधु जी को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्हें साधु जी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब वह समझदार हुआ तो उसे पता चला कि साधु जी तो उसकी मां को बेटी कहकर बुलाते हैं। तो उसने सोचा कि महात्मा जी तो मेरी मां के पिता है, तो मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसने अपनी मां से आकर किया कि हे मां, आखिर मेरा वास्तविक पिता कौन है? मुझे सच सच बताओ ताकि मैं अपने मित्रों को जवाब दे सकूं। प्रिय दर्शकों, जब भी पुत्र भोला अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वह बात को टाल दिया करती थी और उन्हीं साधु जी को ही उसका पिता बता देती थी। वह बेटा कभी इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है, वह कहां रहता है और क्या करता है, उसकी मां उसके पिता से दूर क्यों रहती है। ये सारे प्रश्न अभी तक उसके लिए अनसुलझे थे। समय का पहिया चलता गया। वह दोनों जने महात्मा जी के आश्रम पर रहते थे। एक दिन उन साधु जी का अंतिम समय निकट आ गया। तब साधु जी ने राजलक्ष्मी और उसके पुत्र भोला को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज देना चाहता हूं। वह दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर साधु जी ने अपनी चारपाई के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक तो चमत्कारी तीर था और दूसरी एक चमत्कारी झोली थी। वह दोनों चीजें रानी राजलक्ष्मी को सौंप दिया और कहा, इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार में इससे जितना धन मांगोगे यह झोली उतना ही धन आपको दे देगी। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह तीर जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर साधु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु जी के जाने के बाद वह दोनों मां बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम पर रहे। वहां उन्हें बिल्कुल अकेला अकेला सा लगता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों मां बेटे ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास में साधु जी के द्वारा दी गई वही झोली और वह तीर था। वह उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। एक दिन रानी राजलक्ष्मी अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति का राज्य था। उसने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया
और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा है वह आपके पिता है। प्रिय दर्शकों, उधर महल में राजा की जो दूसरी रानी थी, रूपवती, उसने महाराज तेज प्रताप को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि अपने काबू में ही कर लिया। अब तो राजा सिर्फ उसी रानी का होकर रह गया। उसकी जो छोटी रानी थी, चंद्रप्रभा, वह अपने महाराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी। रूपवती राजा को कभी मौका ही नहीं दिया करती कि वह अपनी छोटी रानी के पास जा सके। राजा भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर वह जैसा कहती थी वैसा ही करता था। वह एक प्रकार से रूपवती का गुलाम बन गया था। वह अपने दरबार में भी बहुत कम जाता था। उसका राजकाज उसके मंत्री ही संभलते थे। वह पूरे दिन रूपवती के कक्ष में पड़ा रहता था। राजा का यह बदला बदला व्यवहार देखकर छोटी रानी चंद्रप्रभा मन ही मन जलती रहती थी। एक प्रकार से राजा ने उसे बिल्कुल भुला दिया था। राजा द्वारा अनदेखी करने पर छोटी रानी चंद्रप्रभा बहुत ही दुखी हो गई। वह समझ गई थी कि राजा साहब जानबूझकर उससे दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मालिनी ने भी अब राजा की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने ही मंत्री से प्रेम संबंध बना लिया। चोरी चुपके वह मंत्री से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर राजमहल की और राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती थी। मंत्री बड़ा ही धूर्त और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से रानी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी, तो मंत्री ने उस राज्य को ही छीनने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी देश के राजा से बातचीत करके अपने ही राज पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी देश के राजा को समझाया कि आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला कर देना और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डलवा दूंगा। जब राजा पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी देश का राजा भी मंत्री की इस बात के लिए राजी हो गया। एक दिन मौका पाकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना ले जाकर राजा तेज प्रताप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा तेज प्रताप उस समय अपनी रानी रूपवती के कक्ष में था। वह उस समय वासना में फंसा हुआ था। राजा के अंगरक्षक ने राजा तेज प्रताप को यह खबर दी कि महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों ओर से हमारे राज्य को घेर लिया है। हमारे राज्य के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये खबर सुनकर राजा तेज प्रताप तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगे और सेना को लेकर शत्रु सेना से जाकर युद्ध करने लगता है। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे कहां मालूम था कि यह युद्ध उसके मंत्री की वजह से हो रहा है। सेना तो सब मंत्री के आदेश पर ही चल रही थी। उसने देखा कि हमारी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है, तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। अब पूरी सेना ने मंत्री के कहने पर अपने हथियार छोड़ दिए। इधर राजा तेज प्रताप अकेला पड़ गया। एक अकेला कब तक पूरी सेना से लड़ता। राजा ने अपनी सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट गई। इधर शत्रु सेना ने आकर राजा तेज प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बंधी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय पर जब शत्रु तेज प्रताप को बंधी बनाने वाले थे, उसी समय पर एक जवान योद्धा तेजस्वी सूर्य की किरणों के भांति शत्रु सैनिकों को चीरता हुआ, काटता मारता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत दी कि महाराज, आप घबराइए नहीं और अपने हथियार उठाइए। इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस जवान योद्धा को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा तेज प्रताप आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जवान योद्धा कौन है जो ऐसे समय में मेरी सहायता करने आया है। प्रिय दर्शकों, वह जवान योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसी राजा का पुत्र भोला था। इस बात का ज्ञान ना तो राजा को था, ना वह पुत्र को। उस जवान योद्धा ने कहा, महाराज, शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं। कृपया अपना धनुष बाण उठाइए और उन पर हमला कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रिय दर्शकों, उस जवान योद्धा की बात सुनकर राजा तेज प्रताप ने अपना धनुष नहीं चलाया, तो उस जवान योद्धा ने आगे बढ़ करके राजा के हाथों से धनुष छीन लिया। उसके बाद में उस जवान योद्धा ने अपने पीठ पर लटके हुए उसी थैले से वही तीर निकाला जो साधु जी ने उसे दिया था। एकदम से निशाने को साधकर उसने वह तीर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, वह तीर अचूक था। वह तीर जब धनुष से छोड़ा गया तो उसने एक ही बार में कई 100 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पुनः उसके हाथ में लौट आया। उधर राजा ने देखा कि इस जवान योद्धा के हाथों से छोड़े हुए उस तीर ने एक ही बार में कई 100 योद्धाओं की लाशें गिरा दी। अब इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ
कि वह तीर सैनिकों को मारने के बाद में पुनः लौटकर उस जवान योद्धा के हाथों में आ गया। एक साथ में 100-200 सैनिकों की लाशें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तीर से इतने लोग कैसे मारे जा सकते हैं, एक तीर से इतने सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गए। अब तो उस जवान योद्धा ने फिर से उस तीर को चलाया। इस बार एक ही तीर से शत्रु देश की सेना के हजारों सैनिक मारे गए। पर विशेष बात यह थी कि वह तीर शत्रुओं का सर्वनाश करके दोबारा उसके पास लौट कर आ जाता है। यह देखकर शत्रु राजा के और उस मंत्री के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अब तो उनके दिमाग से राजा को बंदी बनाने का विचार निकल गया और वह अपनी जान बचाने में लग गए। प्रिय दर्शकों, तीसरी बार जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो शत्रु सेना ने देखा कि अब तो यह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसकी पूरी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। पड़ोसी देश का राजा जब अपनी सेना को लेकर भाग गया तो राजा तेज प्रताप निर्भय हो गए। उस जवान योद्धा ने अकेले ही उस युद्ध को जीत लिया था। राजा उस जवान योद्धा की वीरता को देखकर बहुत हैरान था। पूछने लगा, हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है तुम्हारी मां जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया है। वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से राजा तेज प्रताप उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। कहने लगे, हे वीर युवक, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंदी बनाकर ले जाते और वह मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा तेज प्रताप बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहा था। राजा बोला, हे बेटे, अब तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो। इस प्रकार से राजा उस जवान योद्धा को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उसका खूब सम्मान करता है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद राजा ने पूछा कि हे वीर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन है और वे कहां रहते हैं? तब उस जवान योद्धा ने बताया, महाराज, मेरा नाम भोला है और मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी मां के साथ आपके ही नगर में रहता हूं। मेरी मां का नाम राजलक्ष्मी है। उस जवान योद्धा की बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा, बेटे, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है। मैंने कई बार अपनी मां से पूछा कि मेरा पिता कौन है, लेकिन मेरी मां ने कभी यह बात नहीं बताई। वह मुझे हमेशा इधर उधर की बातें सुनाकर टाल दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, अपनी रानी राजलक्ष्मी का नाम सुनकर राजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा, कहीं यह राजकुमार मेरी बड़ी रानी राजलक्ष्मी का बेटा तो नहीं है, जिससे मैं गर्भावस्था के दौरान राज्य पंडित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और यह जवान योद्धा कहीं मेरा बेटा तो नहीं है? वो फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं अब तक इसे देखकर अंधा हो गया होता, जैसा कि पंडित जी ने बताया था। लेकिन आज यह मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की है। तब राजा कहता है, हे पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता के दर्शन करवा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सके? राजा की बात सुनकर उस जवान योद्धा ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य मैं आपको अपनी माता के दर्शन कराऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा तेज प्रताप एक साधारण नागरिक की तरह भोला की मां राजलक्ष्मी से मिलने जाता है। जब राजा सावित्री के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़का जिस स्त्री की बात कर रहा था वह तो उनकी ही बड़ी रानी राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी को देखकर राजा के मुंह से निकल पड़ा, अरे राजलक्ष्मी, तुम इस जवान योद्धा की मां हो। प्रिय दर्शकों, इधर राजलक्ष्मी जब अपने राजा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। राजलक्ष्मी ने आगे बढ़कर के अपने पति के पैर छुए और बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी राजलक्ष्मी हूं, जिसे आप मरने के लिए एक जंगल में छोड़ आए थे। मैं वही आपके चरणों की दासी हूं। राजा ने पूछा, हे रानी, ये जवान योद्धा कौन है? तो रानी ने बताया, महाराज, ये अभागा आपका पुत्र है, जिसे आज तक यही नहीं पता है कि उसका पिता कौन है। प्रिय दर्शकों, जब भोला ने अपने माता पिता की बातों को सुना तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यही राजा साहब मेरे पिता है। आगे बढ़कर के उसने भी अपने पिता का आशीर्वाद लिया। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजा ने निवेदन किया कि प्रिय, अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वही आपका घर है।
रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे यह बता दोगे कि मुझे आपने उस घने जंगल में क्यों छोड़ दिया था और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी राजलक्ष्मी को सारी कहानी कह सुनाई कि हे रानी, मुझसे राज्य पंडित ने यह कहा था कि आपके पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति आन पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। तब रानी बोली, महाराज, अगर राज्य पंडित की बात सत्य होती तो आपने युद्ध क्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया है। यदि आप अंधे होते तो अब तक हो जाते। मुझे लगता है कि राज्य पंडित ने आपको धोखा दिया था। तब राजा ने राज्य पंडित को अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए पूछा तो उस पंडित जी ने सारी कहानी सच सच बता दी कि हे महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझसे यह पाप करवाया था। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तब राजा ने तुरंत ही दोनों रानियों को और उस पंडित जी को जेल में डलवा दिया। जब सारी सच्चाई रानी राजलक्ष्मी के सामने आई तो रानी कहने लगी, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी हो, उसकी यह 3 बातें बिना सोचे समझे सही नहीं मानना चाहिए। पहली, जब कोई आपको भड़काकर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तो उस समय बिना सोचे समझे उसकी बात सच नहीं मानना चाहिए। दूसरा, जब कोई आपके परिवार में फूट डालना चाहता हो, आपस में लड़वाना चाहता हो, रिश्ते खराब करवाना चाहता हो, तो उस समय उनकी बातें बिना जांचे सही नहीं मानना चाहिए। तीसरा, जब कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई, माँ बाप इन पर लांछन लगाता हो, तब भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मनुष्य सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में, क्रोध के आवेश में फैसला ले लेता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत थी। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी नीलकंठ अपनी पत्नी को सुनाता है और नीलकंठ की पत्नी को भी नीलकंठ की बातें समझ में आ जाती हैं और नीलकंठ की पत्नी अपनी संतान को मारने का ख्याल छोड़ देती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।